हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अगले भाग 5 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है और उसके स्रोत क्या क्या हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं संविधान की प्रकृति और संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक मतलब फेडरल है या एकात्मक है, इसे लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। संघात्मक मतलब एक ऐसा संविधान जो शक्ति राज्यों के पक्ष में दे, और एकात्मक मतलब एक ऐसा संविधान जो शक्ति जो है वो केंद्र के पक्ष में दे। तो इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद रहा है कि संविधान किसे शक्ति दे रहा है, किसकी तरफ संविधान का मुख है, केंद्रोन्मुख है या राज्योन्मुख है। कुछ विद्वानों ने इसे संघात्मक माना है, क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल है, और दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। तो उनका मानना है कि भाई जो राज्य की शक्तियां हैं उनमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो राज्य की अपनी शक्तियां हैं, इसलिए जो है वो संघात्मक है। और कुछ अन्य विद्वानों ने इसे एकात्मक स्वीकार किया है, मतलब यूनिटरी, कि ये जो है नहीं वो केंद्र के पक्ष में है। कैसे? क्योंकि अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार में ही निहित हैं। सही बात है, सच बात है। और प्रांतों को केंद्र सरकार के अधीन रहना पड़ता है, इसलिए वो क्या मान रहे हैं इसे, वो इसे एकात्मक मान रहे हैं, यूनिटरी मान रहे हैं। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का यह मत था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है 1994 में एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में कि जो संविधान है वो परिसंघात्मक संविधान है। परिसंघात्मक मतलब है कि संघात्मक और एकात्मक का मिक्सचर, मतलब ये यूनिटरी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सअप है, मतलब एक अद्भुत मिक्सअप है, मतलब एक परफेक्ट मिक्सचर जिसे हम कह सकते हैं। राजमन्नार समिति 1971 और सरकारिया आयोग 1983 ने भी भारतीय संविधान को परिसंघीय बताया है। तो हम ये मान सकते हैं कि भारत का संविधान ना तो संघीय है और ना ही एकात्मक है, बल्कि ये कैसा है, ये परिसंघात्मक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण, कुछ ऐसे लक्षण हैं जो भारतीय संविधान को बताते हैं कि ये एकात्मक है। वो क्या है? पहला जो है लक्षण वो है शक्तियों का बंटवारा जो है वो केंद्र के पक्ष में है। केंद्र को जो है अधिक शक्तियां दी गई हैं, राज्यों को शक्तियां कम दी गई हैं। दूसरा, केंद्र राज्यों की सीमा, नाम तथा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ये केंद्र की शक्ति है कि वो किसी भी राज्य की सीमा में, नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, और ऐसा केंद्र ने कई बार किया भी है आजादी के बाद से लेकर के अब तक में। तीसरा, एकल नागरिकता का प्रावधान। भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि जो कोई भी है वो भारत का नागरिक है, ना कि किसी राज्य का जिसमें वह रहता है। जैसे कोई उत्तर प्रदेश में रहता है तो भी वह भारत का नागरिक है, कोई मध्य प्रदेश में रहता है तो भी वह भारत का नागरिक है, और कोई पंजाब में रहता है तो भी वह भारत का ही नागरिक है। वो अपने अपने राज्य के नागरिक नहीं माने जाते हैं। अगली जो विशेषता, जो लक्षण है वो है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। तो ये जो है केंद्र के पक्ष में शक्ति चली जाती है। अगला है आपातकाल में पूर्णतया एकात्मक स्वरूप। ठीक है, ये संविधान जो है वो राज्यों को शक्तियां देता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में राज्यों की शक्तियां खत्म हो जाती हैं और वो सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास ट्रांसफर हो जाती हैं, मंत्रिपरिषद के पास पहुंच जाती हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, कई बार जो है राज्यों में अराजकता या ऐसे माहौल को देखते हुए राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाता है, तो वो डायरेक्ट जो है वो केंद्र के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये एकात्मक स्वरूप का लक्षण है, दिखाता है कि संविधान जो है हमारा वो एकात्मक है। अगला जो पॉइंट है वो है संविधान संशोधन करने की पहल का अधिकार केंद्र के पास है। जो संविधान में संशोधन हो सकता है वो केवल और केवल केंद्र कर सकता है, राज्य के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। कुछ भागों में कुछ ऐसे विशेष किए गए हैं कि जिनमें राज्यों से सहमति लेनी आवश्यक होती है, लेकिन जो पहल हो सकता है संविधान संशोधन का, उसका केवल और केवल अधिकार जो है वो केंद्र के पास, उसका राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कई ऐसे संशोधन हैं जिसमें राज्य की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं बहुत ही कम गिने चुने जिसमें
राज्यों की जरूरत होती है कि जब राज्य उसे हाँ कर सकते हैं करेंगे तभी वो होगा। अगला जो विशेषता, अगला जो लक्षण है वो है एकीकृत न्याय व्यवस्था। पूरे भारत की जो व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, वो एक है, सुप्रीम कोर्ट की है। राज्यों में उच्च न्यायालय हैं, लेकिन उनका जो निर्णय है उसे उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये एकीकृत न्याय व्यवस्था है, राज्यों की अपनी कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। आर्थिक दृष्टि से राज्यों की दुर्बल स्थिति, कई कार्यों के लिए कोई जब आपातकालीन स्थिति आ जाती है तब राज्यों को जो है वो केंद्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दुर्बल है, उनके पास अधिक फंड नहीं होता है। अंतरराष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधायी शक्तियां केंद्र के पास होती है। जो कानूनी शक्तियां हैं अंतरराष्ट्रीय संधियों के लिए वो केंद्र के पास है। मतलब केंद्र जो भी संधि करेगा किसी भी देश से, किसी भी कोई भी अन्य देश से, तो उसे सभी राज्यों को मानना आवश्यक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण विषयों का एकीकृत रूप, जो हमारे संविधान के महत्वपूर्ण विषय हैं उनका एकीकृत रूप केंद्र के पास ही है, उनमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं है। जब संविधान सभा जो है संविधान का गठन कर रही थी तब ये जितने भी प्रांत थे उनको ये अनुमति दी गई थी कि वे भी जो है अपनी संविधान सभा बना लें और जैसी ज़रूरत हो तो वैसा जो है वो अपना 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 संविधान निर्मित कर लें। लेकिन जब संविधान बन रहा था तब सभी राज्यों ने जो है ये बताया कि जो है उन्हें एक अलग संविधान की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने जो कुछ भी उनको बदलाव चाहिए थे तो वो उन्होंने बताया और उसे संविधान सभा ने मान लिया, और राज्यों का अपना कोई संविधान नहीं बना। तो केवल एक संविधान है जो केंद्र का है, केंद्र का संविधान। तो ये केंद्र के एकात्मक लक्षण को दिखाता है, संविधान के एकात्मक लक्षण को दिखाता है। संघ की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, संघ राज्यों को निर्देश भी दे सकता है। राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं है। समानता कैसे? जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है उनका प्रतिनिधित्व केंद्र में अधिक होता है, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम है उनका प्रतिनिधित्व कम होता है। अधिकारी तंत्र का नियंत्रण, जो अधिकारी तंत्र हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के, उनका जो पूरा नियंत्रण है वो केंद्र करता है, उनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका जो है वो संविधान के एकात्मक स्वरूप को दिखाती है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों की। पहले हमने एकात्मक पढ़ा, अब इसमें हम पढ़ेंगे संघात्मक लक्षण। कैसे संविधान में ऐसे कौन कौन से लक्षण है जो ये बताते हैं कि हमारा संविधान जो है वो संघात्मक है। तो पहला पॉइंट है लिखित संविधान। जो भारत का संविधान है वो लिखित है, तो यह दिखाता है कि जो शक्तियां हैं वो स्पष्ट हैं, तो उनमें केंद्र जो है हस्तक्षेप नहीं कर पाता है राज्यों की शक्तियों में, तो एक संघात्मक लक्षण को दिखाता है। संविधान की सर्वोच्चता, जो हमारे देश में हर किसी चीज़ से ऊपर संविधान को माना गया है, तो ये भी एक संघात्मक लक्षण है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र है, वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, तो ये संघात्मक लक्षण को दिखाता है। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, कुछ ऐसे संविधान में कुछ ऐसे भाग हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी जो संशोधन करने की प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है, तो ये दिखाता है कि उसे आसानी से केंद्र नहीं कर पाता है, तो ये दिखाता है कि ये एक संघात्मक लक्षण है। केंद्र तथा राज्य में पृथक सरकारें, केंद्र की सरकार राज्य को नहीं चलाती है, राज्य की अपनी एक अलग सरकार होती है, हर राज्य की, प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग सरकारें होती हैं। संसद में उच्च सदन की उपस्थिति, जो राज्यसभा होता है इसे हम उच्च सदन कहते हैं, तो संसद में इसकी उपस्थिति भी संघात्मक लक्षण को दिखाती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान जब बन रहा था तब कई देशों से जो है उसके उनके संविधानों की स्टडी करके भारतीय संविधान को बनाया गया। तो किन किन देशों के संविधान से स्टडी की गई और उनसे क्या क्या लिया गया, तो वो हम पढ़ते हैं। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया भारत में है वो विधि द्वारा स्थापित है, तो ये जापान के संविधान से भारत ने लिया है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध, भारत में जो आपातकालीन राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, जो भारत संविधान की जो प्रस्तावना है तो उसमें जो
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बातें की गई हैं, तो ये सारी बातें रूस के संविधान से ली गई हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, भारत जो है गणतंत्र है, भारत का जो प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है, उसका चुनाव होता है, उसे चुना जाता है, वो किसी वंश से नहीं आता है। तो ये जो है दिखाता है कि भारत एक गणतंत्र है। तो ये जो व्यवस्था है वो फ्रांस से ली गई है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी फ्रांस के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। समवर्ती सूची क्या है? जब शक्तियों का विभाजन किया गया तो एक संघ सूची बनाई गई, एक राज्य सूची बनाई गई और एक समवर्ती सूची बनाई गई। संघ सूची मतलब संघ सूची में वो विषय रखे गए जिनका पूरा अधिकार संघ केंद्र के पास है। जो राज्य सूची है उसमें जो विषय रखे गए वो पूरे के पूरे राज्यों के पास हैं। उन पर कोई भी कानून या कुछ भी बनाने का जो नियम, फैसले लेने का अधिकार है वो राज्यों के पास है। समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया जिनमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के उनमें फैसले ले सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन से कोई नियम बनाना हो, कोई फैसला लेना हो तो वो राज्य भी ले सकता है और केंद्र भी ले सकता है। लेकिन समवर्ती सूची में जो विषय हैं उनमें अगर कभी राज्य भी बना रहा है कोई कानून और केंद्र भी बना रहा है, और यदि वो दोनों कानून या वो दोनों फैसले एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं, तो जो केंद्र का जो फैसला होगा वो माना जाएगा, राज्य का फैसला नहीं माना जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी होती है समय समय पर। तो ये जो दोनों प्रावधान हैं वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, भारत में जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो बड़ी ही जटिल है, सामान्य नहीं है। तो ये जो पद्धति है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से आता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आई है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नामांकन आयरलैंड के संविधान से आता है और निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आता है। नामांकन अलग होता है और निर्वाचन अलग होता है। हमारे देश की जो राज्यसभा है इसमें कुल 250 सदस्य होते हैं, तो इसमें से 12 जो है वो नामांकित होते हैं और बाकी जो 238 हैं उनका निर्वाचन होता है। तो जो निर्वाचन का तरीका है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से है और जो नामांकन है वो आयरलैंड के संविधान से है। आगे बढ़ते हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र को शक्तियां दी जाएं, बेशक दी जाएं, लेकिन व्यवस्था जो होनी चाहिए वो संघीय होनी चाहिए। तो ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, शक्तियों का विभाजन हो और जो जरूरी शक्तियां हैं उन्हें केंद्र के पास रखा जाए, केंद्र सरकार में उनका निहित होना चाहिए। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, जो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होती है, गवर्नर भेजे जाते हैं, वो केंद्र के पास उनका अधिकार है कि केंद्र उन्हें भेज सकता है, बना सकता है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो न्याय निर्णयन है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अंधात्मक विशेषताएं, अंधात्मक विशेषताएं का मतलब होता है कि कोई ऐसा विषय जो किसी भी सूची में नहीं है तो उस पर जो फैसले लेने का, कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र के पास है। तो ये कनाडा के संविधान से हम लोगों ने लिया है, भारत के संविधान में कनाडा के संविधान से आया है। अब बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से। विधिका शासन, संसदीय शासन प्रणाली, भारत में जो शासन होगा वो संसद करेगी, तो ये सब ब्रिटेन के संविधान से आ रहे हैं। एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, सदन जो रहेंगे वो 2 रहेंगे, एक सदन नहीं होगा, तो ये ब्रिटेन के संविधान से। 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा राज्यसभा। विधि निर्माण प्रक्रिया, कोई भी विधि, कोई भी कानून कैसे बनेगा उसकी जो प्रक्रिया है ये ब्रिटेन के संविधान से आती है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, जो लोकसभा में अध्यक्ष होता है तो उसकी जो भूमिका है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद के कुछ विशेष अधिकार होते हैं संसद के पास, तो ये जो भी हैं ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं।
अब बात करते हैं कि हम अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है। प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना जब शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है हम भारत के लोग, आगे डैश डैश डैश। तो ये जो हम भारत के लोग जो शब्द है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान में ये लिखा है कि हम अमेरिका के लोग, और हमने उसी को कॉपी किया तो हमने अपना बना लिया है हम भारत के लोग। मूल अधिकार हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से आई है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से आती है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने की जो कानूनी प्रक्रिया है उससे कहा जाता है महाभियोग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो लिया गया ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से लिया गया। जो आपात, राष्ट्रीय आपात होते हैं या कोई आपात है तो वो जर्मनी से लिया गया है, लेकिन वित्तीय आपात अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने कॉपी किया है। देखिए, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन कहाँ से आया है। तो इसका एक मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, आपको याद रहेगा। अधिकार, अधिकार कहाँ से आता है? अधिकार हमको कब मिलता है? जो हमारे पास पावर हो, शक्ति हो। और शक्ति किसके पास है? शक्ति है अमेरिका के पास। तो अमेरिका से याद रखिएगा कि अमेरिका से हमें अधिकार मिला है और रूस से हमने कर्तव्य लिए हैं, जो मूल कर्तव्य है। आपको ये वीडियो कैसे लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।